फ्रेंड्स। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं ये आपको शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मतलब रहता है जनरली। जो आपको पता होगा कि तीन टाइप का फेलोशिप रहता है। एक जो है मतलब तीन टाइप का फंडिंग एजेंसी रहता है फेलोशिप के लिए आपके जो पीएचडी में। एक जो है आपका एमएचआरडी फेलोशिप है जो कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप रहता है। और दूसरा जो है सीएसआईआर जेआरएफ के थ्रू एक मिलता है। और एक जो है वो आपका डीएसटी इंस्पायर जो है वो उसका फेलोशिप रहता है। तो ये तीनों फंडिंग एजेंसी का ऐसा हम डायरेक्टली मतलब बोल नहीं सकते कि कौन अच्छा है कौन मतलब बुरा है। तो सबका कोई मतलब कुछ कुछ जो है मतलब एक एडवांटेज है और कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो वही हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके जो है एम एच आर डी फेलोशिप से, जो कि जनरली कॉमनली अवेलेबल रहता है। पर वो अवेलेबिलिटी मतलब बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो एम एच आर डी फेलोशिप क्या होता है कि आप एम एच आर डी फेलोशिप जो है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको मिलता है। तो वो जो है इंस्टीट्यूट के आईआईटी के लिए वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल एक जगह में 6 सीट है और वहाँ 7 या 8 मतलब स्टूडेंट्स अप्लाई किए और 8 फॉर एग्जांपल उनके पास ऑलरेडी मतलब सी एस आर उनके क्वालिफाइड हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से वो प्रेफरेंस देगा। पहले जो टॉप 6 स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब एम एच आर डी फेलोशिप अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस में दिए होंगे तो उनको वो मिलेगा। बाकी जो 7th या 8th स्टूडेंट्स हैं उनको जस्ट सी एस आर फेलोशिप के थ्रू कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो एम एच आर डी फेलोशिप जो है वो लिमिटेड है। और सी एस आर फेलोशिप आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब कहीं नहीं, मतलब उनका जो जितना सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, इवन आप यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं सी एस आर फेलोशिप के थ्रू। तो उस केस में आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। आप डायरेक्ट भी अगर आपके मतलब जो प्रोफेसर है आपका जो मतलब गाइड जो है वो चाहते हैं तो आपको सी एस आर फेलोशिप के थ्रू ले सकते हैं। तो उसमें इंस्टीट्यूट के थ्रू डायरेक्ट इतना लिंक नहीं रहता है। पर एम एच आर डी फेलोशिप जो है उसका पहले डिस्कस करते हैं कि उसका सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो है आपको 1 तारीख में ही पैसा मिल जाएगा। आपको पैसे के लिए वेट करना नहीं पड़ेगा कि फेलोशिप कौन कब मिलेगा। आपको मतलब वेट करना नहीं पड़ेगा। फास्ट मतलब वो महीने का पाँच मतलब फर्स्ट या सेकेंड डे में ही आपको पैसा मिल जाएगा, कभी आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। पर आपको बाकी जो उसका जो डिसएडवांटेज मतलब आपको उसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए है वो डिसएडवांटेज, जो कभी कभी हो जाता है वो डिसएडवांटेज। तो ऐसा हो कि उसमें क्या होता है आपको मतलब एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम करना पड़ता है। तो टीचिंग असिस्टेंट क्या है कि आपको मतलब हमारा जो यहाँ है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स का जो स्पेशली बीटेक स्टूडेंट का जो एमएससी बीटेक या एमएससी स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनका जो फिज़िक्स लैब रहता है तो वो हम लोग कंडक्ट करते हैं वहाँ। उनके मतलब जो एक्सपेरिमेंट में उनको हेल्प करते हैं, या उनका जो भाइबा है वो इवैल्यूएशन हम लोग उनका भाइबा लेते हैं, उनका कॉपी जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। और ऐसे उनका जो हम लोग के यहाँ एस्ट्रोफिजिक्स का भी मतलब ऑब्जर्वेशन रहता है, तो उस केस में भी हम लोग वो सब कंडक्ट करते हैं। तो उस टाइप के रहते हैं वो जनरली हमारा मतलब तो वो तो ऑफिशियली मैक्सिमम 8 आवर का रहता है। पर हमारा जो स्टार्टिंग में जो था तो वो मतलब वीकली 2 बार रहता था और वो लगभग 8 आवर हो जाता था। पर अभी हम लोग जब सेकेंड ईयर में आ गए तो अभी हम लोग का बहुत ही कम हो गया, मतलब वीकली नियरली 2.5 घंटे का रहता है मतलब टी ड्यूटी। और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि साल भर आपका रहेगा, वो जनरली समर वेकेशन के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा टी ड्यूटी। और फिर भी ऐसे भी जो सेशन रहता है 5 महीने या 6 महीने का जो सेशन रहता है, तो उसमें से आपको 6 महीने में 4 महीने नियरली रहता है टी ड्यूटी, बाकी तो 1-2 महीने नहीं रहता है। और उसमें भी रहता है कि आपका जो स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम रहता है, तो एग्ज़ाम में भी आपको एज ए एग्ज़ाम भी आप कभी कभी हम लोग को कंडक्ट करना पड़ता है। आपको हम लोग को पेपर कलेक्ट करना रहता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, वही सब करना पड़ता है टी ड्यूटी में। और जो है आर ए जो रिसर्च असिस्टेंट एज ए रिसर्च असिस्टेंट जो ड्यूटी करना पड़ता है, वो क्या होता है कि आपका जो लैब है मतलब आपका कोई सेंट्रल लैब है इंस्टीट्यूट का वो या ऐसा कुछ है, या आपका डिपार्टमेंटल कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी है, तो वो सब में आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आपको कुछ मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि यहाँ जो ऑब्जर्वेशन लेने आएंगे तो आप उनको गाइड करेंगे, उनको ये करेंगे, उस टाइप का कुछ रहता है। तो वहाँ भी आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो वो सब रहता है। तो उसमें एक मतलब एक उसको एडवांटेज भी ले सकते हैं या डिसएडवांटेज। मेरे लिए तो मैं बहुत ही एंजॉय करता हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स के साथ मिलने में अच्छा लगता है और मैं बहुत कुछ चीज़ उनसे भी सीखता हूँ और उनके साथ डिस्कस कर पाता हूँ। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि मतलब एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। और मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, नया नया चीज़ होता है और ये अच्छा रहता है। और कभी कभी जो आपको मतलब कॉपी चेक करना पड़ता है तो वो सब में कभी कभी थोड़ा लगता है अरे क्या मतलब
कभी-कभी बोरिंग हो जाता है वो। और जब भी अगर कभी-कभी आपका मतलब पीएचडी में काम कुछ बहुत ही बिज़ी है और बहुत ही टफ चल रहा है कुछ काम, तो उसके समय भी आपको थोड़ा लगता है अरे ये टाइम मतलब थोड़ा वेस्ट होना जैसा लगता है। तो वो एक मतलब एक डिसएडवांटेज है मतलब अ, वैसा रहता है। तो वो एमएचआरडी फेलोशिप का एक डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट अगर आप देखना चाहेंगे कि हम लोग को जो सीएसआईआर या डीएसटी जो फेलोशिप है जो कि एक्सटर्नल मतलब फेलोशिप रहता है, इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि ये इस टाइप का कोई भी आपका मतलब ये नहीं है, आपको कुछ ये ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, आरी ड्यूटी कुछ नहीं है आपका, आप जस्ट रिसर्च ही करेंगे कम्प्लीटली। तो उस केस में ये एक एडवांटेज है। पर बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है कि आप उसके लिए मतलब आपका जो फेलोशिप है वो रेगुलरली बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब आपको कभी-कभी 2 महीना, 3 महीना तो कभी-कभी मतलब 6 महीने तक भी मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो 6 महीने तक वेट करते रहते हैं उनको मतलब फेलोशिप आने के लिए। तो 6 महीना पूरा बिल्कुल मतलब खाली रहते हैं और पूरा 6 महीने के बाद ट्रक में आता है उनका फेलोशिप, मतलब डायरेक्ट 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे डायरेक्टली उनको मिलता है फेलोशिप। तो वैसा रहता है। तो वो अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें एक एडवांटेज रहता है कि अगर आप सी एस आर या डी एस टी फेलोशिप रहता है तो उसमें आपको एक कंटीजेंसी 20,000 रुपीज़ का मिलता है पर ईयर, जो कि आप कुछ रिसर्च रिलेटेड या आपके काम के रिलेटेड कुछ परचेज करते हैं तो आप उसको रियम्बर्स कर सकते हैं, या कोई विजिट के लिए भी शायद उसमें कर सकते हैं ऐसे। हालांकि एम एच फेलोशिप में भी वो रहता है। तो वो सब एडवांटेज है। और एक उसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि एम मतलब एक अगर आप सी एस आर फेलोशिप या डी एस टी फेलोशिप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आप ईच ईयर 2 बार आपको रिपोर्ट भेजना पड़ता है सी एस आर को, जो कि आपका इंस्टीट्यूट फेलोशिप अगर है तो आप इंस्टीट्यूट के नॉर्म के हिसाब से भी रहेगा। क्योंकि हमारा यहाँ जो नॉर्म है, हमारा ईच सेमेस्टर हमको रिपोर्ट भेजना नहीं पड़ता है। हम लोग जस्ट साल में 1 बार रिपोर्ट देते हैं, बाकी 2 बार हमारा हम लोग का जस्ट रिसर्च प्रेजेंटेशन रहता है, रिसर्च सेमिनार रहता है। तो वो एक एमएचआरडी फेलोशिप में मतलब हमें एज ए इंस्टीट्यूट हमें एडवांटेज मिलता है। पर वो अगर आपका सी एस आर है तो आपको रिपोर्ट भेजना ही पड़ेगा सी एस आर को। और एस आर एफ से पहले कुछ एग्ज़ाम भी होता है, मतलब रिपोर्ट आपको भेजना पड़ता है, कुछ रहता है प्रोसेस, वो उसके बारे में मुझे अभी के लिए इतना डिटेल में पता नहीं है। तो वो सब भी थोड़ा कंसर्न रहता है, मतलब आपका अगर सी एस आर फेलोशिप या डी एस टी के थ्रू आप पीएचडी कर रहे हैं तो। और अगर मैं कंपैरिजन करने के लिए जस्ट मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि कैसा रहता है जनरली। फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट के केस में, तो आपको पता है कि हमारा जो आईआईटी भिलाई है ये एक न्यू जनरेशन आईआईटी है। तो यहाँ जो है हमारा ये अभी टेम्पोररी कैंपस में रन कर रहा है, तो हमारा यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी जो है ये कैंपस में ही सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए जनरली जो पीएचडी, एमएससी और एमटेक स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक मतलब इंस्टीट्यूट से बाहर मतलब नियरली 6-7 किलोमीटर दूर एक जगह में वहाँ हॉस्टल है हमारा। और वहाँ से हमारा जो है बस कम्युनिकेशन रहता है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आता है और वो कुछ कुछ स्टूडेंट मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट के पास ही मतलब रेंट में रहना चाहते हैं। तो वो ऐसे भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में रहता है कि उनका अगर हॉस्टल फैसिलिटी ठीक ठाक नहीं है तो फिर मतलब नहीं है तो फिर वो इंस्टीट्यूट कभी कभी आपको बाहर रहने के लिए भी मतलब अलाउ करता है। तो कुछ कुछ केस में क्या होता है कि आपको इंस्टीट्यूट ऑलरेडी एचआरए देता है डायरेक्टली, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि हम लोग को एचआरए नहीं मिलता है। अगर आप मतलब बहुत ही स्पेशल केस में ही एचआरए मिलता है, पर जनरली आप अगर आप जस्ट जाना चाहेंगे बाहर तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। स्पेशल केस ये है कि अगर आप मेरिट स्टूडेंट हैं तो उस केस में ही आपको एचआरए मिलेगा, बाकी आपका कोई हेल्थ हेल्थ इशू है या कुछ भी इशू है तो उसमें आपको एचआरए नहीं मिलता है। पर अगर आपका सी एस आर फेलोशिप है या इंस्पायर फेलोशिप है, अगर आपका खुद का फंडिंग है, तो फिर आप डायरेक्टली उनको सी एस आर को कन्वे मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं या डी एस टी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो अप्रूव कर देते हैं आपको बाहर रहने के लिए, और आपको एच आर ए भी मिलता है। तो उस केस में आपको कोई इशू नहीं है। पर एम एच आर डी फेलोशिप के लिए अगर आप एम एच आर डी के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपकी इंस्टीट्यूट के डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एम एच आर डी फेलोशिप है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारा जो सीनियर है वो एक इंदौर में जो सी एस एल लैब है वहाँ पीएचडी करते हैं। तो उनके केस में पर वो इंस्टीट्यूट अलाउ करता है बाहर रहने के लिए और इंस्टीट्यूट आपको वहाँ एच आर ए देता है। तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, वो मतलब आप नहीं बोल सकते कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। पर हमारे इंस्टीट्यूट में जो है, हमारा इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है, मतलब ओनली जो अगर आप मेरिट स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपको एच मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो वो एक मतलब डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं अगर आपका एम एच फेलोशिप है। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है। पर अगर आप कुछ मतलब वेल एस्टेब्लिश जो आई आई टी ओल्ड आई आई टीज़ जो है
तो उनके तो बाहर रहने के लिए भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ और आपका कुछ भी हो तो आप वहाँ कैंपस में ही रखते हैं। उस टाइप का मतलब प्रोसीडियर ही नहीं है कि आपको कुछ एचआरए दे के बाहर रखेंगे। तो वो तो ओल्ड आईआईटीज़ में या मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी उस टाइप का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरिट स्टूडेंट के लिए अलग क्वार्टर रहता है, या मतलब जो अगर हेल्थ इशू है तो उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ रहता है। तो उस केस में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो उस केस में एमएचआरडी फेलोशिप जो है आपके लिए शायद बेहतर हो सकता है। तो और एक चीज़ है कि आप अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं एमएचआरडी फेलोशिप के थ्रू, तो वहाँ आप कोई इशू नहीं है। आप अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में अगर आपको एमएचआरडी फेलोशिप मिल रहा है तो वो आप ले सकते हैं। बाद में अगर आपको अच्छा नहीं लगा, या बाद में सोचे कि आपको नहीं नहीं मुझे सीएसआर फेलोशिप ही लेना है या इंस्पायर फेलोशिप लेना है, तो वो तो आप बाद में ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि क्योंकि वो लिमिटेड है। वो अगर मिल गया आप फॉर्चुनेटली, तो वो आपको मतलब आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही सीएसआर मिला है आपको, तो पहले से ही आप फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी आप अगर सीएसआर दे दिए हैं, तो वो तो आपको एमएचआरडी फेलोशिप अभी नहीं मिलेगा। तो बाद में अगर चाहेंगे तो फिर वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइड के ऊपर तो ज़्यादा नहीं, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि हाँ हम लोग एमएचआरडी फेलोशिप देंगे, तो फिर आपको मिलेगा। नहीं तो आप बाद में अगर सोचेंगे कि नहीं सीएसआर में मुझे पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है, मैं एमएचआरडी फेलोशिप के थ्रू करना चाहता हूँ, तो फिर उस टाइम मतलब ईच टाइम वो अवेलेबल नहीं रहता है आपके लिए। तो वो एक आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शायद आप पहले एमएचआरडी फेलोशिप के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मिल रहा है। फिर बाद में अगर आपको लगा कि नहीं मुझे सीएसआर अच्छा रहेगा, और बाद में अगर आप रियलाइज़ किए कि सीएसआर अच्छा है, तो फिर आप सीएसआर को कर सकते हैं। तो वही सब था मेरे नॉलेज के हिसाब से, मुझे जितना पता था तो मैं आपके साथ शेयर किया कि क्या क्या सब प्रो एंड कॉन्स है। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा, और आप उसमें कुछ आपको एक बेसिक आइडिया हो कि कैसे जो फंडिंग एजेंसी है वो कैसे काम करता है जनरली आपके रिसर्च ये में जर्नी में। तो ठीक है, थैंक यू, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय।